गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन को। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा एज फॉर 11th क्लास एज वेल एज फॉर 12th क्लास ऑल्सो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विथ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, 3-4 वीडियो में आपका ये कवर होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग, सिंपली हम कहेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि किन किन रूल्स की हेल्प से किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मीन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? इट इज सिंपली नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनकी नेमिंग हम किस तरह से करते हैं। तो अगर हम बात करें नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बच्चों, तो ये आपके टोटल 2 सिस्टम पे डिपेंड करता है। नंबर 1 इट इज ट्राइबल सिस्टम, और यू कैन से कॉमन नेम सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम बोलेंगे या फिर इसे कहेंगे कॉमन नेम सिस्टम। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास जो होता है वो होता है आपका इंपॉर्टेंट IUPAC सिस्टम। IUPAC का मतलब क्या है? IUPAC का मतलब यहां पर बच्चों है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ रूल्स सेट करती है फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इजीली नोमेनक्लेचर नेमिंग कर पाएंगे। तो आपके पास टोटल 2 सिस्टम्स होते हैं, दैट इज ट्राइबल सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एंड अनदर वन इज IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइबल सिस्टम या कॉमन नेम सिस्टम, जिसपे हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स होंगे। एक होगा आज का जो होगा आपका बेस्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स पे, एंड नंबर 2 लेक्चर जो आपका बनने वाला है वो आपका बनेगा कॉमन नेमिंग फॉर द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के ऊपर। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइबल सिस्टम को या कॉमन नेम सिस्टम आपका होगा क्या? देखिए, ट्राइबल सिस्टम और यू कैन से कॉमन नेम सिस्टम, ये आपका एक नॉन सिस्टम होता है, दैट इज यू कैन से इट इज ए अनसिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक नेमिंग ऑफ organic compounds which was based on different properties। क्या कह रहे हैं हम कि आपका जो ट्राइबल सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, उसका जो कॉमन नेम सिस्टम होता है वो आपकी एक अनसिस्टमैटिक या नॉन सिस्टमैटिक नेमिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होती है। ठीक है, यानी किसी कंपाउंड की नेमिंग किसी हिसाब से की जाएगी, किसी कंपाउंड की नेमिंग किस हिसाब से की जाएगी। ठीक है ना, यानी कि डिफरेंट स्केल्स पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के उपयोग पे हम डिफरेंट कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। इसलिए इस नेमिंग ऑफ सिस्टम को हम क्या कहते हैं? अनसिस्टमैटिक या नॉन सिस्टमैटिक, जिसका एक अप्रोप्रिएट कोई सिस्टम नहीं होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज के बिहेव पर इनकी नेमिंग की जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है जिनके बिहेव पर हम इनकी नेमिंग करते हैं। फर्स्ट वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, यानी कौन सा कंपाउंड आपको किस सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है उस सोर्स के अकॉर्डिंगली उसका नेमिंग कर देते हैं। तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। नंबर 2 हमारे पास जो होता है वो होता है आपका
ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने किस कंपाउंड को डिस्कवर किया, और हो सकता है उस साइंटिस्ट ने अपने नेम पर ही उस कंपाउंड का नेमिंग कर दिया। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कॉमन नेम सिस्टम और ट्रैवल सिस्टम। नंबर 3 हमारे पास हो सकता है, वो क्या होगा हमारे पास में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी कंपाउंड हमें मिला है उस कंपाउंड में ऐसी कौन सी खास प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी उनकी हम नेमिंग कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये टोटल हमारे पास में 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल्स हमारे पास में यहां प्रेजेंट हैं, जिनके बिहेव पर हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग या ट्रैवल सिस्टम पे उसकी नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, या तो हम करेंगे उनको ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, या बेसिस ऑन डिस्कवरी, बेसिस ऑन प्रॉपर्टी एंड बेसिस ऑन स्ट्रक्चर। इन सभी प्रॉपर्टीज के बिहेव पे हम करने वाले हैं नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवल सिस्टम और कॉमन नेम सिस्टम। चलिए फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। चलिए हो गया। नेक्स्ट जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे ट्रैवल सिस्टम या कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे किनकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो सबसे फर्स्ट हम पिक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। चलिए, सोर्सेस का मतलब यहां पर क्या होता है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया और देखा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिला आपको वो किस सोर्स से मिला, व्हाट इज द सोर्स बिहाइंड ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड अराइजेस। ठीक है, तो उस सोर्स के बिहेव पर ही उसका नाम रख दिया गया था, इसीलिए इन्हें कहा गया है कि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास में ऑर्गेनिक के ऐसे होते हैं जिनके कॉमन नेम्स जो होते हैं वो उनके सोर्सेस के बिहेव पर ही होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, फर्स्ट आपके पास में है HCOOH। ठीक है, इसकी कॉमनली इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसका जो सोर्स था आपका वो था फॉर्मिक, ठीक है, जो कि आपका होता है रेड स्टिंग ऑफ रेड एंट। क्या कहेंगे यहां पर, स्टिंग ऑफ रेड एंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो आपकी रेड एंट होती है उसकी स्टिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके वजह से जो रेड एंट होती है उसे यूज करती है अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के अंदर। ठीक है, जब ये आपकी इंजेक्ट की जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वहां पे आपने देखा होगा कि रेडिश कलर की इरिटेशन, इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम किसकी, CH2COOH and COOH, दैट इज मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड ये आपको मिलता है ग्रीन एप्पल में। कहां पर, ग्रीन एप्पल में। ग्रीन एप्पल में मैलोनिक एसिड आपको ऑब्टेन होता है, इसी के बिहेव पर इसका नाम दिया गया है मैलोनिक एसिड। नंबर 3 जो आपका है वो है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है, ये आपको मिलता है विनेगर के अंदर। ठीक है, जो आपका सिरका होता है खट्टा खट्टा विनेगर, जिसे आप जनरली चाउमीन वगैरह में यूज करते हैं, वो उस विनेगर से आपको ऑब्टेन हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया आपका एसिटिक एसिड। नंबर 4 लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये मिलता है आपको किसमें, लैक्टोज से। लैक्टोज कहां होता है आपका, मिल्क से डिराइव होता है। ठीक है ना। नंबर 5 आपके पास में हो सकता है CH3CH2COOH, नाम है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, और ये आपको मिलता है किसमें, रैंसिड बटर से। किससे मिलेगा आपको, रैंसिड बटर। रैंसिड बटर का मतलब यहां पर क्या होता है, रैंसिड बटर मतलब जो बटर आपका खट्टा हो चुका है, मींस स्पॉइल हो चुका है हल्का सा, उस बटर से आपको ये ऑब्टेन हुआ था, दैट मीन्स का नाम क्या रखा गया, ब्यूटेरिक एसिड नाम रखा गया है। ठीक है,
तो ये कुछ कंपाउंड्स आपके पास में है, ठीक है, जिनका नेमिंग जो है वो ये कंपाउंड आपके कहां से ऑब्टेन हुए थे उनके सोर्स के बेस पर रखा गया है, ठीक है। तो सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम्ड एज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑन सोर्सेज फ्रॉम वे आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, जहां से ये ऑब्टेन हुए हैं उन सोर्सेज के बेस पर इनकी नेमिंग की गई है। इसे बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया ना। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं नंबर 2 प्रॉपर्टी पे, जो आपकी है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। देखिए नंबर 2 प्रॉपर्टी का बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या है कि सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने सिंथेसाइज किया, उन्होंने क्या किया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग जो है ना वो अपने नेम पर ही रख दिया कि दिस कंपाउंड इज फर्दर इन फ्यूचर नोन एज दिस वन, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड मैंने सिंथेसाइज किया तो मैंने अपने नेम पे उसका नाम रख दिया। तो हम क्या कहेंगे कि कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने उनकी नेमिंग जो की है जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी नेम के बेस पर ही कर दी है। तो ये प्रॉपर्टी हम लेकर जाएंगे किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, कि डिस्कवर किसने किया उसको, उसी ने अपने नेम पर उसका नाम रख दिया। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास में कंपाउंड होता है दैट इज RMgX। क्या होगा, RMgX। इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बिकॉज दिस कंपाउंड वाज डिस्कवर्ड इन 1901 के आसपास ये डिस्कवर हुआ था आपका बाय द विक्टर ग्रिग्नार्ड, ठीक है। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने क्या किया, अपने नेम के बिहोप पर इस कंपाउंड का नेम दे दिया दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अनदर एग्जांपल हमारे पास में आता है दैट इज R2ZN। नाम क्या है, फ्रैंकलिन रिएजेंट। तो फ्रैंकलिन रिएजेंट जो आपके पास में यहां पर है, फ्रैंकलिन रिएजेंट का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरर दैट इज फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने इस कंपाउंड को डिस्कवर किया था, तो फ्रैंकलिन ने अपने नेम पर ही इसका नाम दे दिया फ्रैंकलिन रिएजेंट। नंबर 3 जो आपके पास में आता है दैट इज R2CuLi। ये रिएजेंट भी आपको 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो आपका आने वाला है आगे, उसमें रिएक्शंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा दैट इज गिलमांस रिएजेंट। गिलमांस रिएजेंट। तो गिलमांस रिएजेंट जो आपके पास में यहां पर है वो भी आपका डिस्कवर किया गया था बाय दिस डिस्कवरर गिलमांस। तो ये कुछ पर्टिकुलर आपके पास में साइंटिस्ट हैं, गिलमान, फ्रैंकलिन एंड विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिन्होंने कुछ कंपाउंड डिस्कवर किया आपके सामने। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इन्हें हम बोलते हैं बिकॉज यहां पर एल्काइल ग्रुप के साथ में मेटल आपका एडजॉइंट पार्ट होता है। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कुछ डिस्कवर किए तो इन्होंने अपने नेम के बिहोप पर ही इनकी नेमिंग कर दी दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट एंड गिलमांस रिएजेंट। तो यहां पर आपके पास में टोटल 3 रिएजेंट्स जो थे वो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिए हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी जो हमारे पास में होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिएगा इसका मीनिंग यहां पर क्या होता है कि जो कंपाउंड हमारे पास में अवेलेबल है उस कंपाउंड के अंदर क्या खास प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पर उसका नेम दिया गया था। मैं आपको बताऊंगा यहां पर कुछ एग्जांपल दैट इज ग्लूकोज एंड अनदर वन इज ग्लिसरॉल, ठीक है। ये दोनों आपके थे स्वीट इन टेस्ट। सो जो कंपाउंड्स आपके टेस्ट में स्वीट होते हैं, क्या होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, उन कंपाउंड्स को अगर अपन ने ग्रीक वर्ड में देखा गया, ग्रीक डिक्शनरी में कि उसका मीनिंग क्या होता है, तो वहां पे मिला ग्लूकस। ग्लूकस वर्ड जो आपके पास में आता है दैट इज फॉर स्वीट इन टेस्ट। तो इसी बिहेव पर हमें जैसे मान लो सपोज कीजिए कि हमें कंपाउंड मिला
कंपाउंड मिलने के बाद में उसको टेस्ट किया गया, तो टेस्ट में वो कैसा मिला आपको, स्वीट इन टेस्ट। तो ग्रीक डिक्शनरी से देखा गया कि स्वीट इन टेस्ट वर्ड का मतलब क्या होगा, तो वहां मिला आपको ग्लूकोस वर्ड। तो उसी के नाम पे इसका नाम ग्लूकोज, इसका नाम ग्लिसरॉल, ये सब नाम आपका प्रॉपर्टी के बिहेव पर आया है कि ये सारे के सारे कंपाउंड आपके टेस्ट इन कैसे हैं, स्वीट है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग हमने की किसके बिहेव पर, उनकी प्रॉपर्टी के बिहेव पे, कुछ की हमने उसके डिस्कवर के बिहेव पर, और कुछ की हमने उसके सोर्सेस के बिहेव पर। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की नेमिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बिहेव पर होती है, इसीलिए कॉमन नेम को या ट्राइबल सिस्टम को नॉन सिस्टमैटिक नेमिंग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हमारे पास में लास्ट वन बचा आपके पास में फोर्थ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नाउ हम मूव कर रहे हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी पे, जो कि आपकी रहने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए, स्ट्रक्चर के बिहेव पर अगर हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो किस तरह से हमारे पास में रहने वाली, देखिएगा फटाफट से। इसके बहुत सारे रूल्स हमारे पास में आते हैं वन बाय वन, तो देखिए किस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास में कार्बन चेन में 1 कार्बन एटम है तो उसे हम क्या कहेंगे, मैथ। अगर कार्बन कितना है 2 तो उसे क्या कहेंगे, एथ। कार्बन 3 है तो उसे क्या कहेंगे, प्रोप। कार्बन 4 है तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूट। कार्बन 5 है तो उसे क्या कहेंगे, पेंट। कार्बन 6 है तो उसे क्या कहेंगे, हेक्स। इससे चलेगा हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक्ट। सब आपको आता है ऑलरेडी, मुझे पता है, बिकॉज ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th के अंदर। ठीक है, बट अगर हम बात करें प्रीफिक्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बात करते हैं, प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो कार्बन 1 को हम बच्चों क्या बोलेंगे, फॉर्म। क्या कहेंगे, फॉर्म। फॉर्मिक एसिड जो आपके पास में आया था, तो उसके लिए फॉर्म 1 कार्बन के लिए यूज किया जाएगा। सेकेंड कार्बन के लिए हम यूज करते हैं दैट इज एसिड। क्या यूज करते हैं, एसिड। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं दैट इज प्रोपियोन। क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन। 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूटर। 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं कैप्रो, एंड 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं वेलर। ठीक है ना, तो टोटल हमारे पास में 6 कार्बन है, उनके लिए जो प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे वो कैसे होंगे, 1 कार्बन के लिए फॉर्म यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए एसिड यूज करेंगे। अभी आपने पढ़ा था ना, फॉर्म मतलब फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन थे आपके पास में, तो उसे क्या बोला गया, एसिटिक एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक एसिड, 4 के लिए ब्यूटरिक एसिड, 5 के लिए कैप्रोनिक एसिड, 6 के लिए वेलरिक एसिड। तो इस तरह से प्रीफिक्स के फॉर्म में अपन यूज करेंगे कार्बन को। 1 के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटर, 5 के लिए कैप्रो, एंड 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं वेलर को। चलिए, अब इसके अंदर देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 4 कार्बन का कोई भी अल्काइल चेन हो, तो उसके अंदर आपके 2 चीजें बनती हैं आपके पास में, दैट इज नॉर्मल चेन। एक बनती है आपके पास में नॉर्मल चेन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन एल्काइल ग्रुप से। ठीक है, और एक बनती है आपके पास में आइसो। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी। ठीक है, और अगर 5 कार्बन होते हैं हमारे पास में, तो यहां पे हमारे पास में क्या क्या बनता है, नॉर्मल बनता है, तो नॉर्मल चेन बनती है, आइसो भी बनता है, नियो भी बनता है, 2 डिग्री भी बनता है, 3 डिग्री भी बनता है, यानी कि सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में जो आइसो पोजीशंस एंड नियो पोजीशंस होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या वो आपके होते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आइसो एंड नियो का मतलब यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आइसो पोजीशन की, आइसो प्रीफिक्स की बात करते हैं एल्केन्स के अंदर, एल्काइल ग्रुप्स के अंदर, तो वो क्या होता है आपका, इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एक्सेप्ट देन 1 कार्बन। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम कि अगर आपके पास में कार्बन की एक कंटिन्यूअस चेन होती है, उस चेन में केवल एक कार्बन एटम जो होता है या एक मिथाइल ग्रुप जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस ना होकर ब्रांच फॉर्म में हो, तो उस पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं, आइसो प्रीफिक्स। समझ में आया। इफ एक्सेप्ट देन 1 कार्बन ऑल कार्बन एटम्स आर इन कंटिन्यूअस चेन। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्सेप्ट 1 कार्बन all carbons are in continuous chain
कॉन्टिन्यूअस चेन में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आइसो। अब बात अगर करें किसकी, नियो की, तो नियो के लिए हम क्या यूज करते हैं, नियो के लिए हम कहेंगे एक्सेप्ट देन टू कार्बन, एक्सेप्ट देन टू मिथाइल ग्रुप या टू कार्बन एटम्स, all are in continuous chain। क्या कह रहे हैं कि केवल दो कार्बन को छोड़ दीजिए। देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर जो है यहां बना रहा हूं आपके पास में, जैसे कार्बन के हमारे पास में कोई चेन है, इसके अंदर सेकेंड लास्ट कार्बन पे देखिएगा, एंड ऑफ कार्बन के सेकेंड कार्बन पर अगर आपके टू मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं बच्चों, नियो पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नियो। जहां पर आपके टू मिथाइल ग्रुप जो होंगे वो ब्रांचिंग फॉर्म में होंगे एंड रेस्ट ऑफ कार्बन जो होंगे वो आपके कॉन्टिन्यूअस चेन में रहेंगे। क्या कहेंगे कि किसी कॉन्टिन्यूअस चेन में, किसी कॉन्टिन्यूअस कार्बन की चेन में एंड कार्बन से जस्ट प्रीवियस कार्बन पर, या कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर आपके अगर टू मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं या टू कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, दैट पोजीशन इज नोन एज नियो पोजीशन। ठीक है, और आइसो ये पोजीशन आपके पास बन जाती है। ठीक है, ठीक है। जहां पर आपके आइसो पोजीशन बन रही है वहां पे आप क्या कह रहे हैं कि आपके पास में कार्बन से अटैच कार्बन जो है वो फर्दर टू कार्बन से अटैच है। कितने से, टू से, इसलिए इसे बोलते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री भी कहते हैं। क्या कहेंगे, सेकेंडरी और 2 डिग्री कहेंगे। ठीक है, देखिए क्या बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा कि जब किसी कार्बन चेन में फर्दर एंड कार्बन से पहले वाला कार्बन को देखें तो ये कार्बन आपका फर्दर टू कार्बन से अटैच है, तो इसे हम सेकेंडरी या 2 डिग्री भी कह सकते हैं। सेम इज हियर, इस कार्बन से अटैच कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 एंड 3 से, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री और टर्सरी से इसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली आपको समझ में आना चाहिए कि आपका नियो पोजीशन कौन सा होगा एंड आइसो पोजीशन कौन सा होगा। आइसो क्या होगा, जब आपके पास एक पूरी कॉन्टिन्यूअस कार्बन की चेन में केवल एक कार्बन जो है वो आपका ब्रांच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी एक्सेप्ट देन वन कार्बन इफ ऑल कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन कंटिन्यूअस चेन देन इट इज आइसो पोजीशन। एंड इफ एंड द सेकेंड लास्ट कार्बन, या कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर आपका अगर 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्सेप्ट देन 2 कार्बन इफ ऑल कार्बन एटम आर एडजॉइंड इन स्ट्रेट चेन और कंटिन्यूअस चेन, तो कह सकते हैं नियो पोजीशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की। हो गया, चलिए देखिए यहां पे हम बात करने वाले हैं कॉमन नेम्स फॉर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे, यहां पे टेबल बना रहे हैं, सीरियल नंबर। ठीक है, and the number 2 is hydrocarbon derivatives and their naming। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज नंबर 1 ROH। क्या ले रहे हैं, ROH। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों किससे, R को रिप्रेजेंट करेंगे एल्काइल से एंड OH ग्रुप को लिखेंगे एल्कोहल। तो क्या नाम हो गया, एल्काइल एल्कोहल्स। ठीक है, अब चलिए फटाफट से इसके देख लेते हैं एग्जांपल्स भी। क्या देख लेते हैं एग्जांपल की, इसकी नेमिंग हम किस तरह से करते हैं। देखिए अगर हमारे पास में CH3 CH2 OH ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, अब देखिए इस कार्बन चेन में आपके पास में सारे कार्बन जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस चेन में प्रेजेंट है, कोई भी कार्बन आपका ब्रांच फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह की कार्बन चेन को हम बच्चों बोलते हैं नॉर्मल कार्बन चेन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल कार्बन चेन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है, एक होता है आइसो, एक होता है नॉर्मल, एक होता है नियो। तो ये आपका नॉर्मल कार्बन चेन है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास में टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 and 2 कार्बन एटम्स।
अब दो कार्बन एटम को हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बोलेंगे, एथ, क्या बोलेंगे, एथ, दैट इज एल्काइल एल्कोहल, दैट मीन्स इथाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका, इथाइल एल्कोहल, ETHYL एल्कोहल। सेम एज अगर हमारे पास में कार्बन की चेन इस तरह से प्रेजेंट हो, चेक कीजिए, आपके पास में क्या है, ये पूरा का पूरा R ग्रुप है, ये आपके पास में OH है। OH को हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। 4 कार्बन की चेन हमारे पास में है तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूट, यानी कि ब्यूटाइल एल्कोहल हमारे पास में ये हो गया है, ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, आप इसके चाहे तो आगे एन भी यूज कर सकते हैं, एन इथाइल एल्कोहल, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, अनदर एग्जांपल हमारे पास में इस तरह से CH3, CHOH एंड CH3। अब देखिए ये पोजीशन जो हमारे पास बनती है, ये पोजीशन हमारे पास बनती है कौन सी, आइसो पोजीशन। ठीक है, क्या बन रही है, आइसो पोजीशन। तो इसे क्या कहेंगे अपन, आइसो। कितने कार्बन आपके पास में, 1 2 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल बोलेंगे, इसे क्या कहेंगे, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। जब आपके पूरे कॉन्टिन्यूस कार्बन की चेन के साथ में एक आपके ब्रांच फॉर्म में कोई एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या कहेंगे अपन, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो आपका आइसो पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, सेम एज अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं क्या, CH3 CH CH3 CH2 OH। ठीक है, अब देखिए OH कार्बन से अटैच्ड, एक मिनट यहाँ पे हम यूज, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये कार्बन जो फर्दर है वो आपका कितने से अटैच है, 2 से, 1 एंड 2 से। तो इसे क्या बोल सकते हैं अपन, 2 डिग्री या सेकेंडरी। तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी, SEC बोल सकते हैं, सेकेंडरी। और क्या कहेंगे, 1 2 3 4 क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं कॉमन सिस्टम पे या ट्राइवल सिस्टम पे। ठीक है, जब ROH हमें गिवन होगा तो उसे हम एल्काइल एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, जब कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है हमारे पास तो उसे बोलेंगे एन ब्यूटाइल एल्कोहल, एन इथाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल, इस तरह से। आइसो पोजीशन पे है तो उसे बोलेंगे आइसो, और जितने कार्बन होंगे उसे काउंट कर लेंगे, प्रोपाइल एल्कोहल हो गया हमारे पास में। ये 2 यानी एक कार्बन आपका फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी आपके पास में हो गया। इसका एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं आप यहाँ पर, CH3 C, देखिए इस तरह से CH3 C, CH3 CH3 CH2 CH2 OH। अब चेक कीजिए ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 एंड 3 से। ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे अपन, 3 डिग्री। क्या कहेंगे, 3 डिग्री, यानी इस कार्बन से अटैच कार्बन जो है फर्दर 3 से अटैच है तो क्या बोलेंगे इसे, 3 डिग्री। तो क्या बोलेंगे इसे, टर्सरी। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, टर्सरी हेक्साइल एल्कोहल, हेक्साइल एल्कोहल। यहां से आप एक कार्बन और कम कर लीजिए, आपका इजी पड़ जाएगा, टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल आप इसे यूज कर सकते हैं, पेंटाइल एल्कोहल। ठीक है ना, एज वेल अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपका नियो पोजीशन भी बनता है। ठीक है ना, नियो पेंटाइल एल्कोहल भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपके पास में हो जाएगी नेमिंग ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे मैं फटाफट से इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो आएगा वो आएगा आपके पास में क्या, RX। ठीक है, एक्स कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, यानी कि हैलोजेंस। तो इसे कहेंगे एल्काइल हैलाइड्स। क्या कहेंगे, एल्काइल हैलाइड। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास में कंपाउंड बन रहा है CH3 CH2 CH2 Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 को क्या बोलेंगे, N है, स्ट्रेट चेन में क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल क्लोराइड, बिकॉज हैलाइड जो यहाँ पे आपको गिवन है वो कौन सा है, Cl है। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास जो बनता है वो दैट इज RSH। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एल्काइल थायो एल्कोहल, एल्काइल थायो एल्कोहल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2SH। क्या नाम हो जाएगा इसका, N मतलब कितने हैं, 3, N प्रोपाइल थायो एल्कोहल। ठीक है, कई बार इसको हम थायो एल्कोहल के प्लेस पे मर्कैप्टेंस भी लिखते हैं,
मर्केप्टेंस। ठीक है, कई बार हम थायो एल्कोहल को मर्केप्टो के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4 हमारे पास जो बनता है दैट इज ROR। इसे क्या कहेंगे? डाई एल्काइल ईथर। डाई एल्काइल ईथर। बट अगर इसी केस में हमारे पास में सॉरी एल्काइल ग्रुप अगर आपका डिफरेंट होता है तो उसे क्या कहेंगे? एल्काइल ईथर कहेंगे। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। डाई एल्काइल ईथर का हमारे पास में एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, CH3OCH3। डाई एल्काइल का मतलब ये होगा कि जब आपके दोनों आर ग्रुप जो है वो कैसे हो? सिमिलर हो। देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर ग्रुप कैसे हैं? सिमिलर है। दोनों कार्बन एटम सिमिलर है तो क्या बोलेंगे इसे? डाई मिथाइल। देखिए इस तरफ भी एक कार्बन है, उस तरफ भी एक कार्बन, तो क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल ईथर। क्या कहेंगे? डाई मिथाइल ईथर कहेंगे। जबकि एक तरफ कार्बन की चेन डिफरेंट हो और दूसरी तरफ भी डिफरेंट हो, यानी कि एक आर सेकेंड आर से आपका डिफरेंट होता है, तो इसमें क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसे क्या बोलेंगे? इथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो इस तरह से इनकी नेमिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ROR को हम क्या बोलेंगे? अगर दोनों आर सेम होंगे तो बोलेंगे डाई एल्काइल ईथर। दोनों आर आपके डिफरेंट होते हैं तो बोलेंगे एल्काइल ईथर, यानी कि इथाइल मिथाइल ईथर। इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी। एग्जांपल और देख लीजिए फटाफट से किस तरह से हम करेंगे। यहां मान लीजिए गिवन है C2H5 गिवन है हमें। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन गिवन है CH2 CH3। चेक कीजिए दोनों तरफ कार्बन के एटम सिमिलर है या नहीं, डिफरेंट है। एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी बताइए बच्चों? इसकी नेमिंग हो जाएगी इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, इथाइल प्रोपाइल ईथर। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। 5 कंपाउंड्स हमने यहाँ पे डिस्कवर कर लिए हैं कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद हम और कंपाउंड्स को फटाफट से लेने वाले हैं, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड जो हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास में आएगा डाई इथाइल कीटोन। देखिए नंबर 6 RC≡OR। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई एल्काइल कीटोन। अब देखिए यहाँ पे दोनों आर अगेन क्या आपके सेम है। अब दोनों आर सेम होंगे तो जो डाई एल्काइल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर दोनों आर आपके डिफरेंट होते हैं, दोनों आर क्या होते हैं? डिफरेंट, तो इसे लिखा जाएगा एल्काइल कीटोन। एग्जांपल देखिए CH3 CH2 C≡O CH2 CH3 हमें गिवन हो तो चेक कीजिए C≡O ग्रुप यानी कि कीटोन ग्रुप के दोनों साइड आपके कार्बन का नंबर क्या है? सेम है। तो क्या बोलेंगे इसे? इथाइल। क्या बोल देंगे? डाई इथाइल कीटोन इसका नेम हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो हमारे पास में क्या है? दोनों आर कैसे हैं? डिफरेंट है। ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं फटाफट से। CH3 C≡O CH2 CH3 ले लिया हमने यहाँ पर। क्या बोलेंगे? एक तरफ क्या आपके पास में मिथाइल, एक तरफ क्या? इथाइल। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी? इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन इसका हो जाएगा नेम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड नंबर 7 की, जो हमारे पास होने वाला है RNH2 ग्रुप। इसे कहेंगे एल्काइल अमीन्स। ठीक है, अगर हमारे पास होता RNHR क्या कहेंगे? डाई एल्काइल अमीन्स। डाई एल्काइल अमीन्स। अगर हमारे पास में 3R है आपके पास में तो इसे क्या कहेंगे? ट्राई एल्काइल अमीन्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कंपाउंड कैसा है? CH3 CH2 NH2। तो कंटिन्यूअस चेन हमारे पास में कार्बन की है तो क्या बोलेंगे इसे? एन प्रोपाइल अमीन। ठीक है, जब ये कंपाउंड ऐसा हमारे पास में C2H5 एन C2H5। ठीक है, CH3 हमारे पास कंपाउंड है। अब देखिए इसमें 2 कार्बन की चेन तो आपकी सेम है, तो इसे तो हम क्या नेम दे देंगे बच्चों? इसे तो हम नेम दे देंगे डाई इथाइल। सिंपल भाई, आपके पास में इथाइल है, इथाइल ग्रुप है, 3 डिग्री एमीन आपके पास में है,
जहां पे 3 R आपके पास है। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया है वो कुछ इस तरह का दिया है, RNR, ये 2 R सेम है लेकिन एक R डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली नेम क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल एल्काइल अमीन। नाम बनाना सीखिए अब आप लोग, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास में इथाइल, एंड इथाइल को हम क्या बोलेंगे, डाई इथाइल। डाई इथाइल के बाद उसका नाम क्या हो गया, वो कॉन्टिन्यूअस चेन में है आपके पास में, किसमें है, कॉन्टिन्यूअस चेन में। तो क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल, एंड नाउ इट इज अमीन। तो डाई इथाइल प्रोपाइल अमीन नेम इसका हो जाएगा। एक कंपाउंड देखिए फटाफट से मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, CH3, CH2, NH, CH, CH2, CH3 एंड CH3। अब देखिए यहां पर ये वाला ग्रुप जो है वो आपका R डिफरेंट है, जबकि ये वाला R जो है वो आपका डिफरेंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या बना आपके पास में, R NH R डैश, यानी एल्काइल एल्काइल अमीन बना। तो ये एल्काइल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इथाइल बोलेंगे, ठीक है। इस एल्काइल को क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। लेकिन पोजीशन कौन सी बन रही है आपके पास में, नियो पोजीशन, सॉरी आइसो पोजीशन बन रही है, क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल, एंड नाउ इट इज अमीन। तो हो गया इथाइल आइसो ब्यूटाइल अमीन नेम इसका हो गया यहां पर। तो इस तरह से हमने सीखा आज कॉमन नेम्स फॉर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हम जब आपको लेकर आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास होंगे कॉमन नेमिंग फॉर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स एज वेल। कुछ और नई नई पोजीशंस हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। आइसोनियो के अलावा क्रोटोन्स क्या होते हैं, एल्काइलिडीन्स क्या होती हैं, एल्काइलिन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, एक्राइल्स क्या होते हैं। तो कुछ न्यू पोजीशंस के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ में। एज वेल कॉमन नेमिंग सीखेंगे हम उन कंपाउंड्स के जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो आज की कॉमन नेमिंग हमारी रही डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस पर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के भी ऊपर। एज वेल हमने सीखा कॉमन नेमिंग फॉर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की हम नेमिंग कैसे करेंगे। एज वेल हमने सीखा सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, एज वेल आइसो एंड नियो पोजीशंस क्या होंगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।